Greetings to all and welcome back to my channel, that is Commerce Classes by Ronak Sharma. Today we are going to start a new subject, which is financial accounting. And in this lecture we are going to discuss some basic accounting terms. Generally there are 20 or 22 basic accounting terms like business transaction, assets, liability, capital, expense, income, debtor, creditor, एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू, ठीक है, गुड्स, कॉस्ट, गेन, परचेजेस, परचेज रिटर्न, सेल्स, सेल्स रिटर्न, वाउचर, डिस्काउंट. ठीक है, जनरली कुछ आपके ये टर्म्स हैं. जब आप अकाउंटिंग पढ़ेंगे, ठीक है, आपके ये वर्ड्स यूज होते हैं. तो सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, हम इन बेसिक टर्म्स का मीनिंग क्लियर कर लेते हैं. आफ्टर दैट हम अपनी जो मेन टॉपिक्स होंगे उन्हें कवर करेंगे. ठीक है, देखो फर्स्ट क्या है आपके पास, बिजनेस ट्रांजेक्शन्स. बिजनेस ट्रांजेक्शन क्या होता है, देखो, अ बिजनेस ट्रांजेक्शन इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी ऑफ द बिजनेस दैट चेंजेस इट्स फाइनेंशियल पोजीशन. बिजनेस ट्रांजेक्शन, देखो जब भी हम कोई अकाउंट्स में कुछ भी पढ़ते हैं ना, जनरली हम एक वर्ड यूज करते हैं बिजनेस ट्रांजेक्शन. ठीक है, अब इसका मतलब क्या होता है, देखो बिजनेस ट्रांजैक्शन एक ऐसी इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है बिजनेस की जो कि एक बिजनेस के फाइनेंशियल पोजीशन के अंदर चेंजेस लाती है. ठीक है, मतलब ऐसी फाइनेंशियल एक्टिविटी है, मनी से रिलेटेड एक्टिविटी होती है जो जब अक्कर होगी तो आपकी जो फाइनेंशियल पोजीशन होती है उसमें कुछ ना कुछ चेंजेस आएंगे. व्हेनेवर एनी बिजनेस ट्रांजैक्शन टेक्स प्लेस, it results in a change in the values of some assets, liabilities और capital. जब भी आपके बिजनेस में कोई ट्रांजैक्शन अक्कर होगी, प्लेस टेक करेगी, तो कुछ ना कुछ वो उनकी एसेट्स की, लाइबिलिटीज़ की या फिर कैपिटल की वैल्यूज़ में क्या करेगी, वो चेंजेस लाएगी. अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होता है कि व्हाट आर द एसेट्स, लाइबिलिटीज़ और कैपिटल. ठीक है, अब ये भी नेक्स्ट हमारी टर्म्स आएंगी. ठीक है, फिर हम डिटेल में उसे पढ़ते हैं. फिर एक देखो आती है फीचर्स ऑफ अ ट्रांजैक्शन. अब हमने ये चीज़ तो देखो बोली कि बिजनेस ट्रांजैक्शन क्या होता है, एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है. ठीक है, अब हमें पता कैसे चलेगा कि इकोनॉमिक एक्टिविटी है, किस टाइप की एक्टिविटीज़ को आप बोलोगे कि ये हमारी बिजनेस ट्रांजैक्शंस हैं. देखो क्या आता है, द चीफ फीचर्स ऑफ अ ट्रांजैक्शन आर, फर्स्ट वन इज इट इन्वॉल्व्स एन इकोनॉमिक एक्टिविटी. आपने ट्रांजैक्शन के अंदर सिर्फ और सिर्फ इकोनॉमिक एक्टिविटी को ही कंसीडर करना है. जैसे कि व्हेन गुड्स आर परचेज्ड और सोल्ड फॉर कैश और ऑन क्रेडिट. अगर आपने कोई सेल परचेज करी है, चाहे वो कैश पे है, वेदर इट इज़ ऑन क्रेडिट, आपकी वो इकोनॉमिक एक्टिविटी है. या फिर व्हेन सैलरीज आर पेड ऑन मनी बोरोड फ्रॉम द बैंक. देखो या तो आपने सैलरीज पे करनी है या फिर आप इंटरेस्ट पे कर रहे हो जो कि आपने बैंक से उधार लिया था, बोरो किया था, उस अमाउंट के ऊपर जब आप इंटरेस्ट पे करते हो. ठीक है, अ बिजनेस ट्रांजैक्शन टेक प्लेस, मतलब जहाँ पे आपके मनी का एक्सचेंज हो रहा है, इट विल कम्स अंडर द इकोनॉमिक एक्टिविटी, राइट. बट अगर हम बात करें सोशल एक्टिविटीज़ की, तो आप उन्हें बिजनेस ट्रांजेक्शन्स में इंक्लूड नहीं करोगे, राइट. Social activities are not considered as transaction. For example, if X purchases a gift for his friend, it will not be considered as a transaction because it is a social engagement. देखो एक पर्सन था X, ठीक है, उसने अपने फ्रेंड के लिए कोई भी गिफ्ट परचेज किया. तो अब हम ये इसे इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं बोलेंगे. क्यों? क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, डबल साइडेड नहीं पेमेंट हो रही. एक पर्सन ही बस अपना पे करेगा और उसको गिफ्ट कर देगा दूसरे पर्सन को. तो ये आपका एक सोशल एंगेजमेंट है, सोशल एक्टिविटी है, नॉट एन इकोनॉमिक एक्टिविटी. और आपने ट्रांजैक्शंस में उन्हीं को इंक्लूड करना है विच आर ऑफ इकोनॉमिक नेचर. सेकेंड फीचर इज ट्रांजैक्शंस मे बी क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स. देखो अब ट्रांजैक्शंस आपकी एक्सटर्नल भी हो सकती है और इंटरनल भी हो सकती है. ठीक है, external transactions are those which involve economic activities between two independent business entities such as purchase or sale of goods. देखो external मीनिंग से क्लियर हो रहा है, बाहर वाली पार्टीज के साथ. ठीक है, कोई दो अलग अलग बिजनेस हैं
उनके साथ जब आप डील करते हो कुछ सेल परचेज ऑफ गुड्स की, देन इट विल कम अंडर द एक्सटर्नल ट्रांजेक्शन्स, राइट। लेकिन अगर हम बात करें इंटरनल ट्रांजेक्शन्स की, तो इंटरनल ट्रांजेक्शन्स आर दोज इकोनॉमिक एक्टिविटीज विच टेक्स प्लेस within one business entity such as depreciation charged on fixed assets। देखो इंटरनल ट्रांजेक्शन्स क्या होती है, जब विद इन योर बिजनेस, अब एक ही बिजनेस के अंदर जो ट्रांजेक्शन्स अकर हो रही हैं, ठीक है, इकोनॉमिक नेचर की, जब बिजनेस के अंदर ही एक ही यूनिट में आपकी अकर होंगी ट्रांजेक्शन्स, आप उन्हें बोलोगे इंटरनल। और एक्सटर्नल कौन सी होती हैं, जो एक्टिविटीज अकर होती हैं बिटवीन द टू इंडिपेंडेंट बिजनेस यूनिट्स। Third feature is it results in a change in the financial position of the firm, ठीक है, a change in the values of some of the assets, liabilities और capital। आप किसी एक्टिविटी को, एक इकोनॉमिक एक्टिविटी को बिजनेस ट्रांजेक्शन का नेम तभी देंगे अगर उस एक्टिविटी के या फिर उस ट्रांजेक्शन के अक्कर होने से आपकी कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन में चेंजेस आएंगे, ठीक है। ओनली देन यू कॉल दैट पर्टिकुलर एक्टिविटी अ बिजनेस ट्रांजेक्शन। अब देखो फाइनेंशियल पोजीशन क्या होता है, कंपनी में एक बैलेंस शीट बनाई जाती है, ठीक है, उसके अंदर एसेट्स होंगे, आपकी लायबिलिटीज होती हैं, आपकी कैपिटल होती है। इन सब से आपको जो एक आंसर मिलता है ना कि आपकी एसेट्स कितने हैं, लायबिलिटीज कितनी है, कैपिटल कितनी है, वो आपको डिपिक्ट करता है कि आपकी फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है। क्लियर। अभी ये वर्ड्स अभी समझ नहीं आएंगे, जब हम नेक्स्ट आगे टर्म्स पढ़ेंगे ना, एसेट, लायबिलिटी, कैपिटल, देन इट विल क्लियर। नेक्स्ट फीचर ऑफ अ ट्रांजेक्शन इज द चेंज मस्ट बी कैपेबल ऑफ बीइंग एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ मनी। देखो थर्ड पॉइंट में हमने ये चीज बोली है कि अगर कोई ट्रांजेक्शन अक्कर हो रही है और उसके अक्कर होने की वजह से अगर आपके बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन में चेंज आते हैं, only then you call that particular transaction a business transaction, ठीक है। अब चेंज किस टाइप का होना चाहिए, ऐसा चेंज जिसे आप एक्सप्रेस कर सको इन द टर्म्स ऑफ मनी। अगर कोई ऐसा चेंज है जिसे आप मनी की टर्म्स में एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं, देन इट विल नॉट कंसीडर्ड एज अ बिजनेस ट्रांजेक्शन। क्लियर। देखो फर्स्ट हमने टर्म करी है बिजनेस ट्रांजेक्शन। बिजनेस ट्रांजेक्शन क्या होती है, इट इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी ऑफ द बिजनेस दैट चेंजेस इट्स फाइनेंशियल पोजीशन, ठीक है। फिर हमने किए इसके फीचर्स। फर्स्ट फीचर क्या है, इट इन्वॉल्व्स इकोनॉमिक एक्टिविटी। सेकेंड हमने ये किया कि ट्रांजेक्शन आपकी टू टाइप्स में डिवाइड हो सकती है, एक्सटर्नल भी हो सकती है, वो इंटरनल भी हो सकती है। उसके बाद हमने एक्सटर्नल ट्रांजेक्शन्स किया, ठीक है। एक्सटर्नल ट्रांजेक्शन्स कौन सी होती हैं आपकी, those transactions which involve economic activities between two independent business entities. Got it? And internal transactions are those economic activities which takes place within one business entity, right? फिर उसके बाद हमने थर्ड पॉइंट किया है फीचर्स में, it results in the change in the financial position of the firm, right? Then the change must be capable of being expressed in terms of money, ठीक है। आई होप फर्स्ट जो हमारी टर्म थी बिजनेस ट्रांजेक्शन, अब वो क्लियर हो गई होगी, राइट। नाउ सेकेंड टर्म इज एसेट्स। देखो एसेट क्या होते हैं, एसेट्स आर द वैल्यूएबल रिसोर्सेज ऑन्ड बाय अ बिजनेस एंटरप्राइज विच कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी। देखो एसेट क्या होता है, जनरली हम बोलते हैं कि प्रॉपर्टी जो होती है ना बिजनेस की, दैट विल कॉल एज अ एसेट, ठीक है। वैल्यूएबल रिसोर्सेज होते हैं जो कि बिजनेस एंटरप्राइज उसे ऑन करता है, ठीक है, उनके पोजेशन में होते हैं और आप इन्हें मेजर भी कर सकते हैं इन द टर्म्स ऑफ मनी, ठीक है। एनीथिंग विच इज इन द पोजेशन और इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ बिजनेस एंटरप्राइज इंक्लूडिंग द अमाउंट्स ड्यू टू इट फ्रॉम अदर्स इज कॉल्ड एन एसेट। देखो क्या बोला गया है कि कोई भी ऐसी चीज़ जो कि पोजेशन में होती है बिजनेस के, या फिर अगर कोई ऐसी चीज़ जो कि बिजनेस के लिए वो प्रॉपर्टी है अगर, ठीक है, और उनसे आपको मतलब वो कुछ फाइनेंशियली टर्म्स में कैपेबल है एक्सप्रेस होने में, तो आप उसे बोलते हैं एसेट्स। जैसे कि
आपका स्टॉक हो गया, फर्नीचर है, मशीनरी है, लैंड एंड बिल्डिंग है, ठीक है, कैश एंड बैलेंस एटसेट्रा। नाउ टाइप्स ऑफ एसेट। देखो एसेट का मतलब क्लियर है, क्या होता है? एसेट्स आर द वैल्यूएबल रिसोर्सेज, ठीक है, क्या है ये? हमारे वैल्यूएबल रिसोर्सेज होते हैं ऑन्ड बाय अ बिजनेस एंटरप्राइज विच कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी, ठीक है। एसेट्स में आपने तीन चीज़ें ध्यान रखनी है, हमारे ये वैल्यूएबल रिसोर्सेज होते हैं, वैल्यूएबल प्रॉपर्टीज होती हैं, जिसे कौन ऑन करता है? ऑन्ड बाय अ बिजनेस एंटरप्राइज, और आप इन्हें एक्सप्रेस भी कर सकते हैं इन द टर्म्स ऑफ मनी, ठीक है। नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ एसेट्स। Assets may be classified into the following categories. First one is on the basis of convertibility. Convertibility के basis पे आपने assets को divide किया हुआ है हमने two types में. First one is current assets and second one is fixed assets. On the basis of physical existence, assets are divided into two parts. Again, tangible and intangible. And the third one is on the basis of usage, which comes or which includes operating assets and non-operating assets, right? Now we will discuss all these types of assets in detail one by one. First one is current assets. Current assets are the short term economic resources. देखो एसेट हमने पढ़ लिया कि इकोनॉमिक रिसोर्सेज होते हैं या वैल्यूएबल रिसोर्सेज है, तो करंट से क्या मतलब है? ऐसे एसेट्स जो कि क्या है? शॉर्ट टर्म इकोनॉमिक रिसोर्सेज होते हैं एंड आर एक्सपेक्टेड टू बी कन्वर्टेड इनटू कैश विद इन 1 ईयर। ये लाइन इंपॉर्टेंट है, ऐसे एसेट्स जिन्हें आप विद इन 1 ईयर कैश में कन्वर्ट कर देते हैं, दैट विल कम अंडर द करंट एसेट्स, राइट। यही लाइन इंपॉर्टेंट है, दैट आर एक्सपेक्टेड टू बी कन्वर्टेड इनटू कैश। देखो एसेट तो सिंपल है, हमने लास्ट स्लाइड में पढ़ा है, ठीक है, कि क्या होता है? वैल्यूएबल रिसोर्सेज होते हैं। लेकिन करंट का अगर एक वर्ड अटैच हो गया इसके साथ, तो उसका ये मतलब है ऐसे वैल्यूएबल एसेट्स हैं, ये ऐसे वैल्यूएबल रिसोर्सेज होते हैं दैट आर एक्सपेक्टेड टू बी कन्वर्टेड इनटू कैश विद इन 1 ईयर। दे आर कॉमनली यूज्ड टू मेजर द लिक्विडिटी ऑफ अ कंपनी, ठीक है। अब देखो एग्जाम्पल क्या है? कैश इन हैंड, कैश इन बैंक, debtors, stock, bills receivable, short-term investments, etc. Now, fixed assets. Fixed assets are long-term resources which may take a long time to earn cash values and are generally considered low liquidity, meaning that they cannot be converted into cash quickly. देखो अब करंट एसेट्स हमने पढ़े थे, ऐसे एसेट्स होते हैं जिन्हें आप विद इन 1 ईयर कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, राइट। दीज आर करंट एसेट्स। अगर हम बात करते हैं फिक्स्ड एसेट्स की, तो फिक्स्ड एसेट्स क्या होते हैं? आपके लॉन्ग टर्म रिसोर्सेज हैं पहली बात, और इन्हें टाइम लगता है कैश में कन्वर्ट करने के लिए, ठीक है। विद इन 1 ईयर नहीं हो जाते, मोर देन 1 ईयर ये लेते हैं कैश में कन्वर्ट होने में। जैसे देखो लैंड एंड बिल्डिंग है, क्या आप उसे, अगर आपका प्रॉपर्टी डीलिंग का काम नहीं है, तो क्या आप लैंड एंड बिल्डिंग को विद इन 1 ईयर परचेज करके सेल कर देते हैं? नो। क्या आप अपने फर्नीचर को परचेज करते हैं तो इमीडिएटली सेल कर देते हैं? नो। अनलेस अगर आपका कोई ऐसा बिजनेस नहीं है कि आपका बिजनेस ही सपोज ये है कि मुझे सेल एंड परचेज करना है फर्नीचर, तो उस केस में नहीं हम ये चीज़ बोल सकते। उस केस में वो नॉर्मल एसेट है, उसके लिए करंट एसेट भी हो सकता है। लेकिन अगर हम एज अ बिजनेसमैन के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते हैं, तो उनके लिए फर्नीचर, लैंड एंड बिल्डिंग, मोटर व्हीकल्स, तो ये उनके फिक्स्ड एसेट्स होते हैं, ठीक है, विच विल टेक मोर देन 1 ईयर टू कन्वर्ट इनटू कैश। गॉट इट? नेक्स्ट कैटेगरी इज टेंजिबल एसेट्स। देखो टेंजिबल एसेट्स ना वो एसेट्स होते हैं जिन्हें आप टच कर सकते हो, ठीक है, जिन्हें आप देख सकते हो, फिजिकल प्रेजेंस जिनकी पॉसिबल होती है, एग्जिस्ट करते हैं फिजिकली वो, ठीक है। और इंटेंजिबल इसके एक्सचेंज में क्या हो जाएंगे? ऐसे एसेट्स जिसे आप टच नहीं कर सकते, देख नहीं सकते, आप सिर्फ और सिर्फ उन्हें फील कर सकते हो, ठीक है। देखो एक बार पढ़ते हैं, टेंजिबल एसेट्स क्या होते हैं?
एनीथिंग दैट कैन बी टच्ड इज टेंजिबल, जिसे भी आप टच करते हैं, ऐसी कोई भी चीज़ जो टच होने के लायक होती है, दैट विल कम अंडर द टेंजिबल। ठीक है, अगर हम बात करें टेंजिबल एसेट्स की, टेंजिबल एसेट्स आर द एसेट दैट हैव अ फिजिकल प्रेजेंस एंड कैन बी सीन एंड टच्ड। ऐसे एसेट्स जिनका फिजिकल प्रेजेंस होता है और जिन्हें आप देख भी सकते हैं और आप उन्हें टच भी कर सकते हैं, कॉल्ड टेंजिबल एसेट्स। इसमें आपका कोई भी एग्जांपल आ सकता है, लाइक लैंड, कंप्यूटर, फर्नीचर, स्टॉक, मशीन्स, ठीक है, कोई बिल्डिंग है आपकी, इक्विपमेंट्स हैं, एनीथिंग जिसे आप देख सकते हो, टच कर सकते हो। नेक्स्ट इज इनटेंजिबल एसेट्स। देखो, इनटेंजिबल एसेट्स मैंने बता ही दिया है, ऑपोजिट होते हैं टेंजिबल के। इन्हें आप देख नहीं सकते, इन्हें आप टच नहीं कर सकते, ओनली यू कैन फील। ठीक है, इनका फिजिकल एग्जिस्टेंस प्रेजेंट नहीं होता। These are opposite of tangible assets, means tangible assets are those assets which are not in physical state. फिजिकल स्टेट में नहीं होते हैं ये, ठीक है। दे कैन नॉट बी टच्ड और सीन, आप इन्हें ना तो टच कर सकते हैं और ना ही आप इन्हें देख सकते हैं। जैसे कि अगर मैं बोलूँ गुडविल, तो क्या आप गुडविल को टच कर सकते हैं? क्या आप गुडविल को देख सकते हैं? ओनली यू कैन फील द गुडविल, ठीक है ना। अगर हम बोलते हैं कि पर्टिकुलर कंपनी की गुडविल बहुत अच्छी है, तो क्या कोई गुडविल एक चीज़ है जिसे आप टच कर सकते हो या देख सकते हो? नो, यू कैन ओनली फील। ठीक है, ट्रेडमार्क्स, कॉपीराइट्स, पेटेंट्स, फ्रेंचाइजेस, ये सभी आपके एग्जाम्पल हैं इनटेंजिबल एसेट्स के। ठीक है, अब ये कुछ एग्जाम्पल्स दे रखे हैं टेंजिबल एसेट्स के और इनटेंजिबल्स के, एक बार रीड कर लेना, सिंपल है। नेक्स्ट कैटेगरी इज ऑपरेटिंग एसेट्स। देखो, ऑपरेटिंग एसेट्स आर द एसेट्स ऑफ अ कंपनी uses to support its business operations and generate revenue। देखो, ऑपरेटिंग एसेट्स ऐसे एसेट्स होते हैं जो कि कंपनी उन्हें यूज करती है, क्यों करेगी? टू सपोर्ट इट बिजनेस ऑपरेशंस, जो भी उनकी एक्टिविटीज हैं, जो भी उनके बिजनेस ऑपरेशंस होते हैं, उन्हें सपोर्ट करने के लिए आप यूज करते हैं ऑपरेटिंग एसेट्स। ठीक है, उन्हें सपोर्ट करने के लिए एंड टू जनरेट रेवेन्यूज। अगर हम बात करें प्रीपेड एक्सपेंसेस, देखो, एक्सपेंस आपने कोई चीज़ अक्कर होने से पहले ही उस पर एक्सपेंस कर दिया, लेकिन कहीं ना कहीं आपके लिए बेनिफिशियल है, सपोर्ट का काम करेगा वाइल डूइंग योर बिजनेस ऑपरेशंस। कैश एसेट्स हैं, टेंजिबल एसेट्स, फिक्स्ड एसेट्स, ठीक है, कोई भी टाइप के आपके एसेट्स ऑपरेटिंग है जो कि हेल्प करते हैं, सपोर्ट करते हैं इन परफॉर्मिंग द बिजनेस ऑपरेशंस या फिर टू जनरेट रेवेन्यू। क्लियर है? देखो, नेक्स्ट आता है आपका नॉन ऑपरेटिंग एसेट्स। अगर हम बात करते हैं ऑपरेटिंग एसेट्स की, कौन से थे? ऐसी क्लास थी एसेट्स की जो कि हेल्प करती थी या जो कंपनी यूज करती थी सो दैट दे कैन सपोर्ट इट्स बिजनेस ऑपरेशंस एंड टू जनरेट रेवेन्यू। ठीक है, बट व्हेन वी टॉक अबाउट द नॉन ऑपरेटिंग एसेट्स, नॉन ऑपरेटिंग एसेट इज अ क्लास ऑफ एसेट्स दैट आर नॉट एसेंशियल टू द ऑनगोइंग ऑपरेशंस ऑफ अ बिजनेस। देखो, ऐसे एसेट्स जो कि ऑनगोइंग, जो चल रहे हैं आपकी एक्टिविटीज, जो ऑपरेशंस चल रहे हैं, उनके लिए वो इसेंशियल नहीं होते, बट मे स्टिल जनरेट इनकम और प्रोवाइड अ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, दैट इज ROI। देखो, ऑपरेटिंग एसेट्स तो वो एसेट्स थे जो कि बिजनेस ऑपरेशंस को परफॉर्म करने में हेल्पफुल होते थे, सपोर्ट करते थे। ठीक है, बट नॉन ऑपरेटिंग एसेट्स ज़रूरी ऐसे एसेट्स होते हैं जिनका मतलब ऑनगोइंग ऑपरेशंस में होना ज़रूरी नहीं होता। ठीक है, लेकिन फिर भी ये आपको हेल्प करते हैं टू जनरेट द इनकम और प्रोवाइड अ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। ठीक है, अ कंपनीज नॉन ऑपरेटिंग एसेट्स में भी, अब ऐसे एसेट कौन से होते हैं जिसको आपको इसेंशियल नहीं होते हैं ऑनगोइंग ऑपरेशंस ऑफ अ बिजनेस में, लेकिन कहीं कुछ किसी ना किसी वे में वो आपको हेल्प करती है टू जनरेट द इनकम। ऐसे कौन से एसेट है? देखो, अनयूज्ड लैंड। अगर बिजनेस के पास कोई ऐसी लैंड पड़ी है जिसे आप काफ़ी टाइम से यूज़ नहीं कर रहे हैं, ठीक है, तो कभी ना कभी जब आप उसे सेल करेंगे तो इनकम तो होगी, बट
आपके जो ऑनगोइंग ऑपरेशंस है उसमें उसका कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है। या फिर स्पेयर इक्विपमेंट्स, कोई एक्स्ट्रा इक्विपमेंट पड़ा हुआ है, इन्वेस्टमेंट सिक्योरिटीज हैं आपके पास, तो ये सब आपके एग्जांपल हैं नॉन ऑपरेटिंग एसेट्स के। देखो एक बार, अभी तक हमने 2 मेन टर्म्स पढ़ी हैं। फर्स्ट है बिजनेस ट्रांजैक्शन, जिसके अंदर उसकी हमने फीचर्स भी कवर कर ली, ठीक है। देन हमने किया है एसेट्स। एसेट्स के हमने पढ़े हैं टाइप्स, मेनली बेसिकली 3 कैटेगरीज हैं। आगे तीनों कैटेगरीज आपकी 2 पार्ट्स में डिवाइड है, करंट एसेट्स, फिक्स्ड एसेट्स, ठीक है। ये हम सब डिस्कस कर चुके हैं, टेंजिबल, इनटेंजिबल, ऑपरेटिंग एसेट्स, नॉन ऑपरेटिंग एसेट्स। आई थिंक यहाँ तक बिल्कुल क्लियर होगा, ठीक है। देखो थर्ड हमारी क्या है बेसिक टर्म, लायबिलिटी। देखो सारी की सारी टर्म्स एक ही लेक्चर में कवर करना बहुत लेंथी हो जाएगा, तो हम क्या करेंगे 7 टर्म्स आज डिस्कस कर रहे हैं, रिमेनिंग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, ठीक है। देखो थर्ड टर्म क्या है आपकी, लायबिलिटी। लायबिलिटी देखो क्या होता है, जनरली हम वैसे यूज करते भी हैं डेली लाइफ में भी। इट रेफर्स टू द अमाउंट विच द फर्म ओज टू आउटसाइडर्स। एक ऐसी अमाउंट जो कि एक फर्म ने बाहर वाली पार्टीज को, आउटसाइडर्स को पे करनी होती है, ओ करना है। ओज का मतलब होता है कि पे करना है आपने, ठीक है। लायबिलिटीज इक्वल्स टू एसेट्स माइनस कैपिटल। अगर आपके पास एसेट है, कैपिटल है, तो आप लायबिलिटीज कैसे कैलकुलेट करते हैं, यू हैव टू डिडक्ट कैपिटल फ्रॉम योर एसेट्स। फॉर एग्जाम्पल, when a firm purchases goods on credit from A, the amount owing to A is a liability. देखो जब आप कुछ भी सामान खरीद रहे हैं उधार पर, क्रेडिट पर, कोई पर्सन है ए से, ठीक है, तो जो भी आपने रुपीस पे करने हैं ए को, वो आपके लिए लायबिलिटी हो जाती है। आप सपोज आप किसी पर्टिकुलर शॉप पे गए, ठीक है, अब नियर बाय आपकी जो भी शॉप थी, आप उनसे कुछ सामान खरीद कर ला रहे हो, परचेज किया आपने, ठीक है, लेकिन आप परचेज कर रहे हैं क्रेडिट पे, क्रेडिट मीन्स उधार ले रहे हैं, तो जितने रुपीस का आपने सामान परचेज किया है ऑन क्रेडिट, दैट पर्टिकुलर अमाउंट विल बिकम योर लायबिलिटी। गॉट इट? Likewise, when a bank account is overdrawn, the amount owing to the bank, that is overdraft, is known as liability. अगर आप अपने बैंक अकाउंट में से ओवर अमाउंट विड्रॉ करवा लेते हैं, लाइक आपने क्या करवा लिया, ओवरड्राफ्ट करवा लिया, तो जितने रुपये से आप ओवरड्राफ्ट करवा रहे हैं, ठीक है, दैट विल बिकम योर लायबिलिटी। सिंपल लैंग्वेज में जो अमाउंट, जो पैसे आपने बाहर वाली पार्टीज को पे करने हैं, दैट विल बी योर लायबिलिटी। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ लायबिलिटीज। अब लायबिलिटीज भी हमारे पास कितने टाइप्स की होती है, 2 टाइप्स की। फर्स्ट वन इज फिक्स्ड लायबिलिटी एंड द सेकेंड वन इज करंट लायबिलिटीज। देखो फिक्स्ड से सेम अगेन वही बात है कि कुछ क्लियर हो रहा है, लॉन्ग टर्म है ये, ठीक है। देखो ऐसी लायबिलिटी जिसकी जो मेच्योरिटी डेट होती है ना पे करने की, वो है मोर देन 1 ईयर। आपने पर्सन को पे करने हैं बट आफ्टर 1 ईयर आपके पास जो टाइम ड्यूरेशन है वो क्या होती है, मोर देन 1 ईयर। लेकिन अगर हम बात करें करंट लायबिलिटीज़ की, तो वो ऐसी पेमेंट्स होती हैं, ऐसी लायबिलिटीज़ होती हैं जो आपने पे करनी है विद इन 1 ईयर। करंट लायबिलिटीज़ यू हैव टू पे द पर्टिकुलर अमाउंट विद इन 1 ईयर, ठीक है। बट इन द फिक्स्ड लायबिलिटी you are liable to pay the amount even after the 1 year, ठीक है। चलो एक बार फटाफट से रीड करते हैं। liabilities may be classified into 2 parts. First one is fixed liabilities. These refers to those liabilities which fall due for payment in a relatively long period, normally after more than 1 year. Generally ऐसी लायबिलिटीज जिसकी पेमेंट आपको लॉन्ग रन में करनी है, लॉन्ग पीरियड में करनी है, जनरली वो टाइम ड्यूरेशन क्या होती है, मोर देन 1 ईयर, उन्हें आप बोलते हैं फिक्स्ड लायबिलिटीज। फॉर एग्जांपल लॉन्ग टर्म लोन्स, डिबेंचर्स एक्सेट्रा। आपने सपोज 10 ईयर्स के लिए लोन लिया हुआ है, तो यू हैव टू पे द प्रिंसिपल अमाउंट ऑफ लोन आफ्टर द 10 ईयर्स ना, देन इट विल बिकम योर फिक्स्ड लायबिलिटी। When we talk about the current liabilities,
It refers to those liabilities which are to be paid in near future, normally within 1 year. For example, short-term loans, bank overdraft, outstanding expenses, etc. Fourth term is capital. देखो, it refers to the amount invested by the proprietor in a business enterprise. देखो, एक बिजनेसमैन अपने बिजनेस में अपनी कंपनी को स्टार्ट करने के लिए जो पैसा इन्वेस्ट करता है, ठीक है, जो अमाउंट एक बिजनेसमैन ने इन्वेस्ट की है, एक ऑनर ने अपने बिजनेस में लगाया है, दैट विल बी कैपिटल ऑफ दैट पर्टिकुलर बिजनेस. देखो, प्रोप्राइटर कौन होता है? ऑनर, मालिक. तो जो भी पैसा मालिक अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करता है फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, इट विल बी his or her capital. It is the amount with the help of which goods and assets are purchased in the business. ये वही पैसा होता है, ये वही अमाउंट होती है जिसकी हेल्प से गुड्स एसेट्स को परचेज किया जाता है इन द बिजनेस. In order to calculate the amount of capital, all the current assets and fixed assets are added up and the external liabilities are deducted from it. अगर आप चाहते हैं कि आप कैपिटल की अमाउंट कैलकुलेट करें तो आपने सबसे पहले क्या करना है, जितने भी आपके एसेट्स हैं, वेदर इट मे बी अ करंट एसेट और अ फिक्स्ड एसेट, यू हैव टू एग्रीगेट ऑल द एसेट्स एंड आफ्टर दैट यू हैव टू डिडक्ट द एक्सटर्नल लायबिलिटीज फ्रॉम दैट एसेट्स. ठीक है, देखो लिखा भी हुआ है, कैपिटल इक्वल्स टू एसेट्स माइनस लायबिलिटी. देखो एग्जाम्पल दिया हुआ है, हमारे पास सपोज कैश है, मशीनरी, स्टॉक, डेटर्स, क्रेडिटर्स. ठीक है, आपको एसेट, लायबिलिटी सब मिक्स करके अमाउंट्स गिवन है. हमने क्या निकालना है यहाँ से? कैपिटल. तो सबसे पहले आपको क्या करना है? एसेट्स को कैलकुलेट करना है. एसेट कौन कौन से? आपका कैश है, मशीनरी है, देखो ना, देखो एसेट्स हैं आपके पास कितने रुपीज़ के? फर्स्ट था आपका कैश, कितने रुपीज़ का है आपका कैश? 20,000, आपने ऐड कर लिया. देन मशीनरी 50,000 की, 50,000 ऐड कर लिया. स्टॉक हमारे पास 1 लाख, ओके. डेटर्स 40,000, ओके. क्रेडिटर्स हमारे क्या होते हैं? एसेट और लायबिलिटी. एसेट नहीं है, ये आपके मालिक नहीं होते. क्रेडिटर्स आगे अगेन टर्म क्लियर हो जाएगी. क्रेडिटर्स होते हैं आपने जिनको पैसा देना होता है. ठीक है, क्रेडिटर्स आपके हैं 30,000 के, तो आपने लायबिलिटीज में लिख लिया, ये देखो 30,000. क्लियर? देखो जब दो एसेट्स को आपने ऐड किया, इट विल कम 2,10,000 रुपीज़. लायबिलिटीज़ कितनी है आपके? 30,000 की. जब आपने फॉर्मूला लगाया कैपिटल इक्वल्स टू एसेट्स माइनस लायबिलिटीज, मीन्स 2,10,000 में से जब आप 30,000 माइनस करते हैं, यू विल गेट 1,80,000 रुपीज़. ठीक है, इट विल बी योर कैपिटल. क्लियर हो गया? देखो यही था कैपिटल इक्वल्स टू एसेट माइनस लायबिलिटी. इसमें भी हमने यही फॉर्मूला लगाया. पहले हमें दिया हुआ था सब मिक्स करके आइटम्स, उसमें आपके एसेट्स भी हैं, लायबिलिटीज़ भी हैं. आपने पहले आइडेंटिफाई करना है एसेट्स कौन से और लायबिलिटीज़ कौन सी हैं. ठीक है, फिर हमने उसके बाद फॉर्मूले में पुट कर दी वैल्यूज, देन वी विल गेट 1,80,000 एज आर कैपिटल. नेक्स्ट टर्म इज एक्सपेंस. देखो एक्सपेंस क्या होता है? एक्सपेंस इज द कॉस्ट इनकर्ड इन प्रोड्यूसिंग एंड सेलिंग द गुड्स एंड सर्विसेज. एक्सपेंस क्या होता है? आपके जो भी आपकी कॉस्ट अक्कर हो रही है इन प्रोड्यूसिंग एंड सेलिंग गुड्स एंड सर्विसेज इज नॉन एक्सपेंस. ठीक है, जो आपका खर्चा आ रहा है गुड्स को बनाने में, प्रोड्यूस करने में और उसे सेल करने में, ठीक है, उसे आप बोलते हैं एक्सपेंस. नेक्स्ट इनकम. देखो जनरली क्या होता है, बच्चे इनकम और रेवेन्यू को सेम चीज़ समझते हैं. ठीक है, उनको ऐसा सिनोनियम यूज़ कर लेते हैं कि रेवेन्यू और इनकम बोथ आर सेम, बट एक्चुअली में ऐसा नहीं होता.
ठीक है। अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम द सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इज कॉल्ड रेवेन्यू, वाइल द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज एक्सपेंस। ये चीज़ हमें कॉस्ट का चलो हमने पता ऊपर पढ़ा ही अभी। देखो जब भी आप कोई चीज़ को सेल करते हो ना, उससे मिलने वाली अमाउंट को आप बोलते हो रेवेन्यू, ठीक है। लेकिन जब आप अपने रेवेन्यू में से अपने खर्चों को माइनस कर देते हो, देन यू विल गेट इनकम। सरप्लस ऑफ रेवेन्यू ओवर एक्सपेंस इज कॉल्ड इनकम। देखो रेवेन्यू क्या होता है आपका, सिंपल, जो भी आपने अमाउंट रिसीव करी है फ्रॉम द सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विस इज कॉल्ड रेवेन्यू। लेकिन रेवेन्यू और इनकम कभी भी सेम नहीं होती हैं आपकी। इनकम वो पार्ट होता है जिसमें हम क्या करते हैं, जब आप अपने रेवेन्यू में से अपने एक्सपेंसेस को माइनस कर देते हो, जो आपने सेल करके अर्न किया है अमाउंट, उसमें से अपने खर्चे को माइनस कर दोगे, देन यू विल गेट योर इनकम, ठीक है। क्लियर है इनकम और रेवेन्यू में डिफरेंस, ठीक है। देखो एग्जाम्पल भी दिया हुआ है। फॉर एग्जाम्पल द गुड्स कॉस्टिंग ₹4 लाख आर सोल्ड फॉर ₹5 लाख। गुड्स की कॉस्ट थी 4 लाख रुपीस, लेकिन आपने उसे सेल करा है 5 लाख रुपीस में, ठीक है। द सेल अमाउंटिंग टू ₹5 लाख इज द रेवेन्यू। जिस प्राइस पे आपने उसे सेल करा है दैट विल बी योर रेवेन्यू, ठीक है। बट आपकी कॉस्ट कितनी आई है 4 लाख की, तो जो इसका बीच में डिफरेंस होगा दैट विल बी योर इनकम। मीन्स 5 लाख माइनस 4 लाख इक्वल्स टू 1 लाख, इट इज योर इनकम, ठीक है। सिंपल है ये। तो हमने बेसिकली आज 7 पॉइंट्स करने थे, बट हम 8 करेंगे, ठीक है। डेटर और क्रेडिटर्स थोड़े सिमिलर से टॉपिक्स हैं ये, ठीक है। 8 हम आज करेंगे, रिमेनिंग के जो आपकी टर्म्स होंगी वो हम नेक्स्ट लेक्चर्स में करेंगे। देखो डेटर क्या होते हैं, द टर्म डेटर्स रिप्रेजेंट दोज पर्सन्स और फर्म्स टू whom goods have been sold or services rendered on credit and payment has not been received from them। देखो जनरली एक वर्ड है डेटर्स, मतलब देनदार, जिन्होंने आपके बिजनेस में पैसा देना है। आपका बिजनेस है, आपने किसी पर्सन को क्रेडिट पे सामान कुछ भी सेल करा है, ठीक है। तो फ्यूचर में वो पर्सन आपको पेमेंट देगा ना, देन ही और शी विल बिकम योर डेटर। देनदार मीन्स डेटर, और लेनदार मतलब जिसने आपसे पैसे लेने हैं वो आपका होता है क्रेडिटर। जब आप कोई सामान, कोई गुड्स या कोई सर्विसेज क्रेडिट पे प्रोवाइड करते हैं, फ्यूचर में आप उनसे पेमेंट लेंगे। अभी आपको पेमेंट रिसीव नहीं हुई है, ठीक है। आप फ्यूचर में जब आप उनसे रिसीव करेंगे तो ऐसे पर्सन को आप बोलते हो डेटर। अब ये पर्सन भी हो सकता है, कोई कंपनी भी हो सकती है, कोई इंस्टीट्यूट भी हो सकते हैं, ठीक है। देखो एक बार दोबारा, द टर्म डेटर्स represents those persons or firms to whom goods have been sold or services rendered on credit। वर्ड फोकस करो, ऑन क्रेडिट। आप ऐसे पर्सन्स जिसे आप सामान बेच रहे हैं, गुड्स बेच रहे हो, ठीक है, और सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो, कैसे, क्रेडिट पे, कैश पे नहीं प्रोवाइड कर रहे हो। अगर आपने कैश पे दे दिया तो डेटर का तो कोई ऑप्शन ही नहीं होता। डेटर और क्रेडिटर तभी बनते हैं जब आप सेल और परचेज करते हैं ऑन क्रेडिट एंड पेमेंट हैज़ नॉट बीन रिसीव्ड फ्रॉम देम, और अभी तक उनसे पेमेंट रिसीव नहीं हुई है, ठीक है। दे स्टिल ओ सम अमाउंट टू द बिजनेस, अभी भी उन्होंने कुछ पेमेंट, कुछ पैसे आपके बिजनेस को देने हैं। फॉर एग्जाम्पल इफ गुड्स वर्थ ₹10,000 हैव बीन सोल्ड टू मोहन ऑन क्रेडिट। सपोज 10,000 के गुड्स थे, आपने, मोहन एक पर्सन था, उसे उधार पर आपने उसे क्या कर दिया, सेल कर दिया। ही विल कॉन्टिन्यू टू रिमेन द डेटर ऑफ द बिजनेस एज लॉन्ग एज ही डज नॉट मेक द फुल पेमेंट। जब तक वो 10,000 पेमेंट आपकी नहीं कर देता, तब तक वो आपके बिजनेस का डेटर बना रहेगा,
ठीक है, सपोज 10,000 देने थे, उसने 99,100 रुपीज़ दे दिए, 100 रुपीज़ लेफ्ट है, बट स्टिल फिर भी वो 100 रुपीज़ के लिए आपका डेटर रहेगा। सिंपल सा एक वर्ड याद रखना है, डेटर मीन्स देनदार, जिसने आपका पैसा देना है। ठीक है, क्रेडिटर्स का मतलब लेनदार, ऐसे फर्म, ऐसे पर्सन जिन्होंने आपको कभी उधार पर सामान दिया होगा, अब आप लायबल है उन्हें पे करने के लिए। ठीक है, देखो, द टर्म क्रेडिटर्स रिप्रेजेंट्स दोज पर्सन्स या फिर फर्म्स फ्रॉम whom goods have been purchased or services procured on credit and payment has not been made to them. Some money is still owing to them. देखो, क्रेडिटर्स कौन होते हैं? ऐसे पर्सन, ऐसी फर्म जिनसे हमने देखो गुड्स या तो खरीदे होंगे या सर्विसेज ली होंगी। कैसे लिए? ऑन क्रेडिट, और अभी भी कुछ पेमेंट हमने उन्हें पे करनी है। ठीक है, देन वी विल बिकम देयर क्रेडिटर्स। हम नहीं, देखो जो पर्सन लेने वाला होता है ना, उसे हम बोलते हैं क्रेडिटर्स। एग्जाम्पल के थ्रू एक बार देखते हैं। देखो, फॉर एग्जाम्पल, इफ गुड्स वर्थ ₹5,000 आर परचेज फ्रॉम गोविंद ऑन क्रेडिट। एक पर्सन है गोविंद, उससे मैंने उधार पर सामान खरीदा है 5,000 रुपीज़ का। ही विल कॉन्टिन्यू टू रिमेन द क्रेडिटर ऑफ द फर्म एज लॉन्ग एज द फुल पेमेंट इज मेड टू हिम। जब तक बिजनेस गोविंद को 5,000 के 5,000 रुपीज़ नहीं पे कर देता, तब तक गोविंद कंपनी के लिए क्या बना होगा? क्रेडिटर का काम करेगा। ठीक है, डेटर और क्रेडिटर मोस्टली आगे फर्दर जो हमारे टॉपिक्स होंगे उनमें यूज होने वाली टर्म्स हैं। ठीक है, इस पर थोड़ा अच्छे से फोकस करना है। डेटर मीन्स देनदार, जिसने आपको पैसा देना है। क्रेडिटर्स मीन्स लेनदार, जिसने आपसे पैसे लेने हैं। ठीक है, देखो टोटल हमने 8 टर्म्स स्टडी कर लिया आज। देखो, फर्स्ट टर्म क्या थी आपकी? बिजनेस ट्रांजैक्शन। ठीक है, बिजनेस ट्रांजैक्शन क्लियर है, इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है जिसके अक्कर होने से कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन में चेंजेस आते हैं। देन वी विल डिस्कस सम फीचर्स ऑफ ट्रांजैक्शन। ठीक है, देन सेकंड मेन टर्म इज एसेट्स। एसेट्स मीन्स वैल्यूएबल प्रॉपर्टी और वैल्यूएबल रिसोर्सेज which are owned by the business enterprise and which can be measured in terms of money. एग्जाम्पल थे स्टॉक, फर्नीचर, मशीनरी। ठीक है, फिर उसके बाद हमने कुछ क्लासिफिकेशन ऑफ एसेट्स की हैं। 3 मेन थे आपके, कन्वर्टेबिलिटी के बेसिस पे, फिजिकल एग्जिस्टेंस के बेसिस पे और यूजेज के बेसिस पे। फर्दर हर कैटेगरी 2 पार्ट्स में डिवाइडेड थी। ठीक है, करंट एसेट्स, फिक्स्ड एसेट्स, टेंजिबल, इनटेंजिबल, देन आपके दोनों के एग्जाम्पल हो जाएंगे। फिर ऑपरेटिंग एसेट्स था, नॉन ऑपरेटिंग एसेट्स। देन मेन टर्म क्या थी हमारी? लायबिलिटी। लायबिलिटी मीन्स ऐसी पेमेंट, ऐसी अमाउंट जो कि कंपनी ने आउटसाइडर्स को भी पे करनी होती है। ठीक है, ये भी सिंपल है। 2 तरह की थी, फिक्स्ड एंड करंट। फिक्स्ड मतलब आफ्टर 1, मतलब आपने 1 साल के बाद उसे पे करना है, फिक्स्ड। करंट लायबिलिटी, ऐसी पेमेंट जो आपने विद इन अ ईयर पे करनी है, दैट विल करंट लायबिलिटीज। फिर था आपका कैपिटल। कैपिटल क्या होता है? इट इज अ अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द प्रोप्राइटर्स इन अ बिजनेस एंटरप्राइज। ऐसा पैसा, ऐसी अमाउंट जो कि एक ऑनर मीन्स प्रोप्राइटर इन्वेस्ट करता है अपने बिजनेस में। फिर हमने इसका एक एग्जाम्पल किया। ठीक है, देन एक टर्म थी एक्सपेंस, जो भी कॉस्ट अक्कर होंगे आपके वाइल प्रोड्यूसिंग और सेलिंग द गुड्स एंड सर्विसेज। फिर हमने एक टर्म करी है इनकम। इनकम और रेवेन्यू जनरली हर बच्चा उसे सेम थिंग समझते हैं, बट बोथ आर डिफरेंट। इनकम का मतलब क्या होता है? पहले रेवेन्यू देखो, जब भी आप कुछ सेल कर रहे हो उससे होने वाली जो आपके मतलब जो भी अमाउंट रिसीव करोगे दैट विल बी योर रेवेन्यू। बट जब आप रेवेन्यू में से एक्सपेंस को माइनस कर देते हैं, ओनली देन यू विल गेट योर इनकम। ठीक है ना, नेट इनकम कितनी हुई है। फिर एक एग्जांपल किया हमने। फिर एक टर्म थी आपकी डेटर्स। डेटर मीन्स देनदार, क्रेडिटर्स मीन्स लेनदार। ठीक है, आई होप यहाँ तक कि 8 पॉइंट सबको क्लियर होंगे।
ठीक है, इसको अच्छे से करना, तभी आगे के फ्यूचर के जो टॉपिक्स होंगे वो समझ आएंगे। थैंक्स एंड हैव अ वंडरफुल डे।